Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are continuing our fourth chapter from history, that is economic development. So students, अब तक इस चैप्टर में हमने देखा that इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की है. देन उसके बाद हमने 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा. 5 ईयर प्लान ज़रूरी क्यों थे? बिकॉज इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया बहुत बैकवर्ड था. देर वेर मेनी एरियाज जहाँ पर डेवलपमेंट करना बाकी था. सो इसीलिए इट वॉज कंसिडर्ड दैट अगर हम प्लान करके डेवलप करेंगे सो डेवलपमेंट इफेक्टिव होगा और जो हमारे टारगेट्स है उनको हम अचीव कर पाएंगे. एंड दैट वॉज द रीज़न दैट गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट एवरी 5 ईयर में दे आर गोइंग टू मेक अ न्यू प्लान एंड उस प्लान में वो कुछ पॉलिसीज बनाएंगे एंड वो 5 साल के ड्यूरिंग उन पॉलिसीज को फुलफिल करने का ट्राई करेंगे. फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस दिया गया था. देन उसके बाद में इंडस्ट्रीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, फिर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, फिर पॉवर्टी रिमूव करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना. तो ऐसे ही कुछ बेसिक एम्स दिए गए थे इन द 5 ईयर प्लान्स दैट वेर हेल्ड इन आवर कंट्री. नाउ हमने लास्ट लेक्चर में 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट किए थे, राइट. टोटल 9 5 ईयर प्लान्स थे, मतलब 2002 तक का जो डेटा था वो हमने कंप्लीट किया. अब इसके बाद आता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक. सो यहाँ पर हमने पढ़ा था दैट 5 ईयर प्लान के अंदर बैंक्स को नेशनलाइज किया था, करेक्ट. तो वी विल सी दैट कि बैंक्स को नेशनलाइज क्यों किया था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट. अच्छा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट मीन्स जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उन बैंक्स को पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट करना. गेटिंग? आज के टाइम पर आप देखते हो कि प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक दोनों एग्जिस्ट करते हैं, राइट. 1961 में जब इसको नेशनलाइज किया था उसके पहले तक सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स नहीं थे. सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, मतलब पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट किया गया, सो दैट जो पुअर्स है इवन उनको भी बैंकिंग सिस्टम का बेनिफिट मिले. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ओनर्स जो है वो लोन सिर्फ किसको देते थे? जो बिग बिजनेसमैन है उनको दिया जाता था लोन. तो यहाँ पे सफ़र कौन करता था? जो पुअर फार्मर्स है या स्मॉल आर्टिशियंस है वो लोग इस बैंकिंग की वजह से प्रॉब्लम सफ़र करते थे. एंड इसीलिए इट वॉज डिसाइडेड दैट बैंक्स को पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट किया जाएगा. सो लेट्स सी. During the tenure of Prime Minister Pandit Nehru and Lal Bahadur Shastri, banking was a monopoly of the private sector. Monopoly मतलब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही वहाँ पर वर्क कर रहा था, गवर्नमेंट सेक्टर का कुछ भी नहीं था. जैसे अभी रेलवेज है, रेलवेज किसका मोनोपोली है? गवर्नमेंट का. मतलब हम लोग रेलवे स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी पटरी नहीं डाल सकते, भले ही हमारे पास कितना भी पैसा हो, मैटर नहीं करता. क्यों? क्योंकि रेलवे इज मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के अलावा रेलवे कोई भी रन नहीं कर सकता या कोई भी रेलवे एस्टैब्लिश नहीं कर सकता. ये सेम सिचुएशन बैंकिंग का भी था. बैंकिंग किसका मोनोपोली था? प्राइवेट सेक्टर का. मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो बैंक सेटअप नहीं कर सकती थी. कब? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर थे. This bank represented different industrial group. The director of this banks were working towards developing industrial sector and increasing its profit. In order to stop this, government nationalized the Imperial Bank in 1955 and it got converted into State Bank of India. Now यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था? दैट जो बैंक के डायरेक्टर्स थे वो लोग सिर्फ किसके साथ वर्क करते थे? इंडस्ट्रीज के साथ वर्क करते थे. गेटिंग? जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज है सिर्फ उनके साथ वर्क करते थे और प्रॉफिट जनरेट करते थे. वो लोग पुअर सेक्शन के साथ में बिजनेस नहीं करते थे. एंड टू स्टॉप दिस, मतलब पुअर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, फार्मर्स को, आर्टिशियंस को जो लोन नहीं मिल रहा था, तो वो सब चीज़ें स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने इंपीरियल बैंक को SBI दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया. ये इंपीरियल बैंक क्या था? प्राइवेट सेक्टर बैंक था.
1955 में इस बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया. सो वी ऑल नो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है. इट इज द गवर्नमेंट बैंक. This bank opened several branches all over the country in short while and played a major role in the development. Nationalize करने के बाद, nationalize मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद में ये बैंक ने बहुत सारे ब्रांचेस ओपन किए एंड अब ये बैंक जो है वो हर एक सेक्टर को लोन प्रोवाइड कर रहा था. गेटिंग भले फिर एग्रीकल्चर हो या स्मॉल बिजनेसेस हो या लार्ज बिजनेसेस हो, हर एक जगह पर ये बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा था. एंड एसबीआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जो स्मॉल सेक्टर थे यानी जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स थे या जो स्मॉल फार्मर्स थे, उन सबको लोन प्रोवाइड करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एसबीआई ने हेल्प किया. Background of nationalization. India has adopted a mixed economy. आफ्टर अच्छा अभी यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि नेशनलाइज करने का रीज़न क्या था. जैसे हमने देखा दैट 1955 में एक बैंक को नेशनलाइज किया गया था. सो वी विल सी दैट व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन. India had adopted a mixed economy after independence. Nationalization of bank was essential to cover the deficits if they occurred while implementing different schemes. Also, the profit of these banks would come into the government treasury once they were nationalized. Along with this, the policy of developing small industries and pharmaceutical industries had to be implemented. Lal Bahadur Shastri undertook the experiment of Green Revolution in order to overcome food shortage and drought. During the tenure, the Prime Minister Indira Gandhi, Congress Forum of Socialist Action, a group of Congress party inspired by socialist idea, made a demand for nationalization of commercial bank. Even nationalization of commercial bank, even the Communist Party supported this demand. Okay, क्या बताया हुआ है यहाँ पे अभी कि नेशनलाइजेशन करने का रीज़न क्या था. वेरी बैकग्राउंड दिया हुआ है यहाँ पे दैट इंडिया का इकोनॉमी कौन सा टाइप का था, मिक्स्ड. मतलब जहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी वर्क करता है और प्राइवेट सेक्टर भी वर्क करता है. सो बैंक्स को नेशनलाइज इसलिए किया था बिकॉज अभी गवर्नमेंट हमने देखा है गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज इम्प्लीमेंट किए थे, बहुत सारे स्कीम स्टार्ट किए थे. सो वो पॉलिसी के लिए, वो स्कीम के लिए मनी रिक्वायर्ड होता है. गेटिंग बहुत बार उसका लॉसेस भी हो सकता है. सो इसीलिए बैंक उन लोगों ने नेशनलाइज किया ताकि वो लोग बैंक को यूज़ कर सके अपने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए. नेक्स्टली इट वॉज ऑल्सो सीन दैट कि अगर इन बैंक्स को प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट भी किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा. और अगर प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट को, पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, तो उस पैसे को गवर्नमेंट और भी अदर पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकती है. सो बेसिकली यहाँ क्या दिया हुआ है कि नेशनलाइजेशन क्यों किया गया था बैंक्स का, सो दैट कि अगर जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग, स्कीम्स यानी हमने देखा था डिफरेंट पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने सेटअप की थी. जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का स्कीम, फूड प्रोवाइड करने का स्कीम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्कीम. तो ये सब स्कीम में मनी का शॉर्टेजेस हो सकता है. तो वो शॉर्टेजेस कहाँ से ओवरकम करेंगे वो लोग, जो नेशनलाइज्ड बैंक है वहाँ से करेंगे. नेक्स्टली अगर कुछ प्रॉफिट भी हुआ तो वो प्रॉफिट किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा. और उस प्रॉफिट को यूज़ करके गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल सेक्टर पर फोकस करेगी. जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, उनको हेल्प किया जाएगा. प्लस ये टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री ने ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया था. सो ग्रीन रेवोल्यूशन एनकरेज करने के लिए फार्मर्स को फंड्स देने पड़ते हैं. तो वो फंड्स भी किसके थ्रू प्रोवाइड किए गए थे, नेशनलाइज्ड बैंक दैट इज एसबीआई के थ्रू फंड्स प्रोवाइड किए गए थे. नेक्स्टली यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे वो लोग इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे. कौन सा आइडिया, द आइडिया ऑफ नेशनलाइजेशन. दे वांटेड के बैंक्स जो है उनको नेशनलाइज किया जाए, क्योंकि बैंक्स नेशनलाइज होगी तो सारे सेक्टर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा.
नाउ नॉट ओनली कांग्रेस बट उसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टी थी द कम्युनिस्ट पार्टी, इवन उन लोगों ने भी इस बात को सपोर्ट किया था. करेक्ट. सो नेशनलाइजेशन के लिए पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से अप्रूवल मिला था एंड दैट वाज द रीजन दैट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था. यहाँ पर अभी हमें 14 बैंक, पहले तो हमने देखा दैट फर्स्ट बैंक था SBI जो नेशनलाइज हुआ था. उसके बाद इंदिरा गांधी ने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था. कब? 19 जुलाई 1969 को. कौन से बैंक्स थे? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडाइट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. In 1986 more banks were nationalized. मतलब टोटल 21 बैंक्स नेशनलाइज्ड है. पहला फर्स्ट कौन सा था? SBI. उसके बाद 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया. मतलब टोटल कितने हो गए? 15 हो गए. एंड देन उसके बाद 1980 में और अदर 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था. मतलब टोटल 1980 तक 21 बैंक्स जो पहले प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करते थे उन बैंक्स को अब नेशनलाइज किया गया था. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा नेशनलाइजेशन का टॉपिक खत्म होता है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 20 पॉइंट प्रोग्राम. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? 20 पॉइंट प्रोग्राम. नाउ कंट्री को क्विकली डेवलप करने के लिए, कंट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी केम अप विथ 20 पॉइंट प्रोग्राम. मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज को कंसिडर किया था जिन पे हमें पहले वर्क करना है. ठीक है. लेट्स सी क्या है ये 20 पॉइंट प्रोग्राम. प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस द 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑन 1 जुलाई 1975 एंड रिजॉल्व टू मेक एफर्ट्स टूवर्ड्स रैपिडली बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन. प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया था, कब अनाउंस किया था? 1 जुलाई 1975. इसके पीछे मेन एम क्या था? दैट जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको सॉल्व करना एंड कंट्री के अंदर क्विक डेवलपमेंट लेकर आना. द मेन प्रोविजन ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम आर एज फॉलो. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए इसके. पहला, लैंड सीलिंग फॉर सिटीज एंड एग्रीकल्चरल लैंड, equal division of wealth, minimum wages for workers, increase in water conservation scheme. पहला क्या दिया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड के ऊपर लैंड सीलिंग रहेगा. लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन के पास कितना लैंड हो सकता है मैक्सिमम. जैसे अभी वी नो कि हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री में बहुत सारे लोगों के पास बहुत लैंड है एंड देर आर सर्टन पीपल जिनके पास लैंड है ही नहीं. सो इसको अवॉइड करने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या बोला था? दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड फिक्स रहेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बोला है 20 एकड़, फॉर एग्जाम्पल बोला है 20 एकड़ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड जो एक पर्सन के पास हो सकता है. सो आप 20 एकड़ से ज़्यादा लैंड एक्वायर नहीं कर सकते. ये क्यों किया गया था? ताकि रिच एंड पुअर में डिफरेंसेस कम हो. आज के टाइम पर हम देख सकते हैं कि रिच के पास बहुत एकर्स ऑफ लैंड है और पुअर के पास नहीं है. सो इंदिरा गांधी वांटेड कि कंट्री के अंदर रिचर सेक्शन जो है वो ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करे, पुअर सेक्शन के लिए भी प्रॉपर्टी बचे एंड इसीलिए उन्होंने लैंड सीलिंग डिसाइड किया था. ये लैंड सीलिंग अर्बन एरिया में भी था एंड साथ साथ ये लैंड सीलिंग एग्रीकल्चरल लैंड के लिए भी था ताकि विलेज एरिया में भी जो लैंडलॉर्ड्स है वो अपने पावर का मिसयूज ना करें. ठीक है. फिर नेक्स्ट था इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ. मतलब प्रॉपर्टी सबके बीच में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए. वर्कर्स को मिनिमम वेजेस जो भी है, जैसे अभी मिनिमम वेजेस अगर सपोज पर डे का 200 रुपीज़ है तो वी हैव टू मेक श्योर कि हर वर्कर को पर डे का 200 मिले. वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स बढ़ानी है बिकॉज वाटर का शॉर्टेजेस जो है वो तभी से ही धीरे धीरे करके शुरू हो गया था. सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि पानी को भी हम सेव करें. तो इसीलिए इंदिरा गांधी का 20 पॉइंट प्रोग्राम में क्या इंक्लूडेड था? दैट वी हैव टू कंजर्व द वाटर ऑल्सो.
वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, नेशनल ट्रेनिंग स्कीम, फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर। अब ये किसके लिए था? वर्कर्स के लिए था। दैट वर्कर्स को सिर्फ इंडस्ट्री में वर्क नहीं करना चाहिए, इवन डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड जितने भी बॉन्डेड लेबर है, बॉन्डेड लेबर क्या होते हैं? बंधुआ मजदूर, जिनको परचेस कर लिया जाता है। सो उन बॉन्डेड लेबर्स को फ्री किया जाए। गेटिंग? उनको क्या करते हैं? वो लोग परचेस करते हैं एंड देन उसके बाद उनसे काम करवाते हैं, फिर उनको एक जगह पर बांध कर रख दिया जाता है। सो इंदिरा गांधी का नेक्स्ट एम क्या था? दैट जो बॉन्डेड लेबर्स है, जो बंधुआ मजदूर है, उनको फ्री करे। प्रिवेंशन ऑफ टैक्स एविएशन, इकोनॉमिक क्राइम्स एंड स्मगलिंग। नाउ वी ऑल नो कि हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग टैक्स में चोरी करते हैं, यानी दे डोंट पे द टैक्स। सो अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट को इनकम नहीं मिलेगी। इसलिए इंदिरा गांधी का नेक्स्ट एम क्या था? 20 पॉइंट प्रोग्राम का नेक्स्ट प्रोग्राम क्या था? दैट टैक्स एविएशन जो है उसको बंद करना है, यानी टैक्स में जो लोग चोरी करते हैं, टैक्स नहीं भरते, इन सब चीज़ों को स्टॉप करना है। जो अदर इकोनॉमिक क्राइम्स है, जैसे स्मगलिंग हुआ या ब्लैक मार्केटिंग हुआ, इन सब चीज़ों को भी बंद करना है। रेगुलेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट एम क्या था उनका? दैट जो पब्लिक बेसिक नेसेसिटी गुड्स है, बेसिक नेसेसिटीज मतलब क्या होता है? जो रेगुलर में काम आने वाली चीज़ें हैं, जैसे फूड हुआ, फूड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, दाल, राइस, शुगर, तो इन सब चीज़ों के प्राइजेस को लिमिट किया जाए, कम किया जाए, ताकि लोगों के पास उतना मनी रहे कि वो लोग एटलीस्ट फूड परचेस कर सके। नेक्स्टली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, जैसे वो गवर्नमेंट के जो राशन शॉप्स है, सो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू पुअर्स को फूड प्रोवाइड करती है, बट राशन शॉप प्रॉपरली वर्क नहीं करते। एंड इसीलिए इंदिरा गांधी का नेक्स्ट एम क्या था? दैट राशन शॉप्स प्रॉपरली वर्क करें, ताकि हर एक पर्सन को फेयर प्राइस पर, सही प्राइस पर पुअर्स को फूड मिल सके। Improvement in the textile industry by developing handloom sector, waiving loans for weaker section, housing, communication facilities, making education equipments available to the schools. Next क्या था इनका एम? दैट जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने मिल स्टार्ट करके, इंडस्ट्री स्टार्ट करके, जो हमारा कंट्री का टेक्सटाइल सेक्टर था, स्पेशली हैंडलूम सेक्टर, जो हाथ से चीज़ें बनाते थे, उन सब का बिजनेस पूरा बंद हो गया था। सो इंदिरा गांधी का नेक्स्ट एम क्या था? दैट जो हैंडलूम सेक्टर है उसको डेवलप करना है। नेक्स्टली जो वीकर सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, जिन्होंने लोन लेकर रखा हुआ है, उस लोन को पूरी तरह माफ़ करना है, मतलब लोन वेव ऑफ कर देना है। हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है पुअर सेक्शन को। कम्युनिकेशन को डेवलप करना है। एजुकेशन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने हैं स्कूल में, ताकि बेटर, मतलब एजुकेशन का क्वालिटी भी बेटर हो सके। सो दिस वेर द पॉइंट्स ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये 1975 में इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था। किस लिए लॉन्च किया था? ताकि कंट्री का क्विक डेवलपमेंट हो सके। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें जो है वो वीकर सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए की गई है। नेक्स्टली जो रिच सेक्शन है, जो टैक्स एविएशन करता है, उसको स्टॉप करने के लिए बनाया गया है। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो वीकर सेक्शन के बेनिफिट के लिए, वीकर सेक्शन मतलब जो कंट्री का पुअर सेक्शन है उसके बेनिफिट के लिए ये 20 पॉइंट प्रोग्राम्स बनाए गए थे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द इश्यूज ऑफ द वर्कर्स। हम देखेंगे दैट वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम थी, मिल वर्किंग के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने क्या इश्यूज क्रिएट किए थे और उनको कैसे ओवरकम किया गया था। देन उसके बाद वी विल गो थ्रू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 में हमारी कंट्री का जो लॉज थे, बहुत सारे लॉज चेंज हुए थे। सो वी विल स्टडी कि 1991 में हुआ क्या था, क्या पॉलिसी नहीं आई थी। एंड लास्टली हमारा होगा द रेमेडीज मतलब जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन प्रॉब्लम्स को हमने ओवरकम कैसे किया था, सॉल्व कैसे किया था। ठीक है,
एंड हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WTO। तो हम देखेंगे कि इंडिया WTO का मेंबर कब बना, WTO के क्या क्या पॉलिसीज़ है, इंडिया पॉलिसीज़ फॉलो करता है या नहीं करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।